आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लूप्स क्या हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। उसके बाद हम लोग एरेस देखेंगे। एरेस में लिस्ट देखेंगे, बस वन डायमेंशनल एरेस है और टू डायमेंशनल एरेस है। इसके बाद देखेंगे कि एरेस को जो है वो हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं एरेस एलिमेंट्स को। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लूप क्या है सी प्लस प्लस में। लूप हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बार बार रिपीट हो रही हो। अगर रिपीट में कोई चीज़ चल रही हो, सेम चीज़ बार बार हम लोगों ने चलानी हो तो हम उसको कहेंगे कि वो लूप है। तो कोई भी चीज़ जो हम लोगों ने रिपीटेडली एग्जीक्यूट करनी हो इन अ सीक्वेंस, तो उसको हम लोग किसी सर्टेन कंडीशन के अंदर डालेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो चीज़ दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम लोग कहेंगे कि ये लूप जो है हमारा चल रहा है। लूप आर ऑल्सो कॉल्ड रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। लूप को हम लोग रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। तो रेपिटेशन जो है वो उसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? सबसे पहले तो जो है कमरान आप वो कर रहे हैं इनको लेकिन यस मैम, जो भी आ रहा है मैं लैटिन कर रहा हूँ। अच्छा लूप जो है वो उसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है? सबसे पहली बात तो है उसमें हमें वेरिएबल जो है वो उसकी जो है यूज़ करना बहुत यूज़फुल हो। जैसे हम सेम वेरिएबल्स को किसी दो या तीन पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक वेरिएबल लिया है ए और दो एक वेरिएबल लिया बी। मैंने उसको एडिशन के लिए भी सेम ग्रुप में यूज़ कर लिया, मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ग्रुप में यूज़ कर लिया और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके अलावा भी डिफरेंट ऑपरेशन के लिए मैंने यूज़ कर लिया उसको। तो सबसे बड़ी बात इसके लिए जो है वो वेरिएबल्स जो हैं वो एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, कम से कम वेरिएबल्स रख के। दूसरी बात जो है कि फॉर एग्जांपल आप इसमें एग्जांपल देखने के अगर लूप हम लोग ना लगाए तो हम लोग एक वेरिएबल से 5 वेरिएबल्स लेंगे। अगर हम लोगों ने 5 वैल्यूज़ को ऐड करने, हम लोग 5 डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे और उसके साथ एक सम का वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा और हम लोग 5 डिफरेंट वैल्यूज़ को नेम देकर उसमें वैल्यू स्टोर करके और उसको ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास लूप होगा तो लूप के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उसी वेरिएबल के अंदर जो है वो बार बार नंबर ऐड करते जाएंगे और उसको एंड में प्रिंट करवा देंगे। ये फ़ायदा होगा हमें। उसके बाद टाइप्स ऑफ लूप है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी प्लस प्लस। फॉर लूप है जिसको हम लोग काउंटर लूप भी कह सकते हैं क्योंकि ये काउंटिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। आपकी जितनी काउंटिंग होगी वो उतनी दफ़ा लूप आपको चलेगा। उसके बाद है व्हाइल लूप। इसको हम लोग कंडीशनल लूप कहते हैं। व्हाइल लूप के अंदर हम लोग कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी वो लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी और कंट्रोल जो है लूप से बाहर आ जाएगा। सेम डू वाइल लूप भी कंडीशनल लूप है। डू वाइल लूप और वाइल लूप में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वाइल लूप में आप लोगों के पास इनिशियल कंडीशन जो होती है वो गिवन नहीं होती और जो डू वाइल लूप होता है उसके अंदर आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन होती है और आपको लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना लाजमी होता है। उसके बाद जो है फॉर लूप जो है यानी कि हमारा काउंटर लूप, वो क्या होता है उसके जनरल सिंटेक्स होता है कि आप लोग फॉर लिखते हैं। उसके बाद आप अपना वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज़ करवाते हैं। आप लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज़ भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाने हैं दो इस जगह पर और आपने अपनी लूप की कंडीशन लिखनी है। यहाँ पे आप लोग लूप की कंडीशन में नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं कि आप इसमें से चाह रहे हैं आपका जो है वो लूप एग्जीक्यूट हो या फिर यहाँ पे कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने अपडेट स्टेटमेंट जिधर लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना होता है। यानी कि आप कितनी दफ़ा चाह रहे हैं कि आपको जो है वो जो वेरिएबल आपने इनिशियलाइज करवाया वो कितनी दफ़ा यहाँ पे जो है वो जो है वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो। मोस्टली यहाँ पे हम लोग एक दफ़े इंक्रीमेंट करवाते हैं और जो है वो लूप के जो है वो आइट्रेशन के लिए हम आई के वेरिएबल यूज़ करते हैं। अच्छा इसके
उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेसेस पे जाते हैं। ब्रेसेस के अंदर जो है हम अपने लूप की जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद ये इसका फ्लो चार्ट है कि किस तरह से फॉर लूप काम करता है। सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपने एक इनिशियल स्टेटमेंट देनी है उसको। इनिशियल स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी है सबसे पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई जो है उसकी वैल्यू हमने रखी है 1। अब वो देखिएगा कंडीशन लूप के साथ जो हमने कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को देखेगा जो लूप के अंदर यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप होगी। इसके बाद स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और वो आइट्रेशन होगी उसके अंदर जो वेरिएबल होगा आई का वो इंक्रीमेंट होगा, या उसमें डिक्रीमेंट होगा, और दोबारा से लूप जो है वो कंट्रोल जो है वो दोबारा से कंडीशन के पास चला जाएगा। अगर कंडीशन दोबारा से ट्रू है तो यही साइकिल रिपीट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका जो है लूप को टर्मिनेट हो जाएगा और लूप के बाहर एक कंट्रोल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मेन फंक्शन लिखा, इसके ऊपर हेडर फाइल्स आती हैं, वो फिलहाल आपने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन में आपने एक वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करवा लिया आई के नाम से। इंटीजर वेरिएबल है, आई के नाम से आपने डिक्लेयर करवा लिया। आपने यहाँ पे फॉर लूप के लिए स्टेटमेंट लिखी, फॉर आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने आई के अंदर वैल्यू पुट नहीं की थी, यहाँ पे हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे इनिशियलाइज करने से। आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन है, ये यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है। कंडीशन क्या है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आई जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है, ये एक ही स्टेटमेंट है वो जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो आपकी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। आई प्लस प्लस क्या करेगा कि सिंपली जब ये कंडीशन जब ये जो है लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये आई के अंदर 1 ऐड कर देगा। उसके बाद सी आउट के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, एक स्टेरिक का साइन लिखा है। हम लोग इससे कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो क्या प्रिंट होगी कि जब आपका आई की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्टेरिक का साइन। उसके बाद आपकी जो है वो आई की वैल्यू जो है वो आइट्रेट हो जाएगी, और उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी फिर भी कंडीशन ट्रू होगी, इसी तरह आपकी इस तरीके साइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यानी कि और ये बैक सेक्शन से क्या हम राजा जब आपका एक तरीके साइन प्रिंट हो जाए तो उसके बाद कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट साइन पे चला जाएगा, यानी कि एक तरीके साइन प्रिंट होगा उसके बाद दूसरा तरीके साइन प्रिंट होगा नेक्स्ट साइन पे। इसी तरह करके 0 से लेकर 5 तक, यानी कि आपके पास 6 जो है वो हर तरीके साइन प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पे। एक दफ़ा मतलब कि जब 0 टाइम्स होगा, फिर 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स आइटरेट होते होते इसी तरह 5 तक जाएगा। तो 0 से लेकर 5 तक यानी कि आपके पास 6 स्टेरिक के साइंस होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये इंक्रीमेंट होगा और ये वैल्यू 5 होगी तो सॉरी 6 होगी, तो ये 6 जो होगा यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल यहाँ से बाय रिटर्न 0 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद वाइल लूप है। दो की जो फॉर लूप है उसको हम लोगों ने काउंटर लूप क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काउंटिंग चेक कर रहे थे कि लूप ने किस नंबर तक जाना है, यानी कि काउंट करके आपने कहाँ तक जाना है। इसमें हम लोगों ने कंडीशन दी थी वो एक काउंटिंग लूप थी। उसके बाद वाइल लूप जो है, वाइल लूप जो है वो सिंपल एक कंडीशनल लूप है, यानी कि आप इसमें कंडीशन पुट करते हैं, उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी वो आपका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जनरल फॉर्म क्या होती है वाइल स्टेटमेंट की, कि आपने वाइल का कीवर्ड लिखा और उसके बाद आपने अपनी एक्सप्रेशन लिखी, ये आपकी कंडीशन होती है। एक्सप्रेशन जो होगी आपकी कंडीशन होगी यहाँ पर। उसके बाद आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दिए जो आप चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हों। उसके बाद वाइल जो है वो एक रिजर्व वर्ड है, पहले से C++ लाइब्रेरी में है। उसके बाद वाइल के अंदर हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये जो है वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। सिंगल सिंपल स्टेटमेंट जो होंगी तो वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है,
कंपाउंड से मुराद है कि वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक मैम मैम एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसकी एक्सेप्ट कर लें टीम्स ज्वाइन करने के लिए। कामरान आप देखो। नहीं शो हो रहा मैम, लॉबी में देख लें आप, शो नहीं हो रहा। ज्वाइन करने C++ मीटिंग नहीं। उसे कहीं ना अभी फिलहाल मीटिंग के लिंक से ज्वाइन कर ले मीटिंग, फिर बाद में ऐड कर देंगे उसको, अभी क्लास के दौरान उसने तो। ज्वाइन करे। नहीं वो ऐसे ऐड नहीं होता। ठीक है मैंने उसको ऐड कर दिया, उसको केस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो कोई एक कंडीशन भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग दो से ज़्यादा भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एक्सप्रेशन है यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी होगी वो एज ए डिसीजन मेकर यूज़ होती है, यानी कि यहाँ पे वो चेक करेगा कि आप डिसाइड करेगा कि ये जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। और ठीक है, और इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी वो हमेशा पैरेंथेसिस में यूज़ होंगी, यानी कि जो आपको बेसिक होती है। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसने एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन को देखा। एक्सप्रेशन में आप लोग की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो आपकी सेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और दोबारा से लूप चलेगा। जब तक आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी वो आपकी स्टेटमेंट चलती रहेंगी, और उसके बाद ये आपकी जहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे टर्मिनेट कर सकेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, आपने इंटीजर जो है आई के नाम से इनिशियलाइज करवाया और उसके अंदर आपने वैल्यू रखी 0। आपने उसके बाद वाइल में जो है वो कंडीशन लगाई कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि आई जो है वो 4 से 4 या 4 के इक्वल 4 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट्स में क्या है कि सी आउट स्टैटिक के साइन और दोबारा से बैक एक्सप्रेशन, यानी कि दोबारा से आपकी स्क्रीन पे जो है वो स्टैटिक के साइन प्रिंट होनी चाहिए। उसके बाद आई प्लस प्लस है जो फॉर लूप थे, उसके अंदर हम लोग जो थी वो आइट्रेशन और डिक्लेरेशन जो सेम स्टेटमेंट में करते थे, वाइल लूप के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखते हैं और अपने आइट्रेशन जो है वो लूप के अंदर करनी होती है। आई प्लस प्लस है यानी कि जब ये कंडीशन जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सक्लूड हो जाए तो ये जो है वो एक नंबर इंक्रीमेंट कर दे और दोबारा से कंट्रोल जो होगा वो लूप के अंदर चला जाएगा, फाइल के अंदर चला जाएगा और दोबारा यहाँ से स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट शुरू हो जाएगी। जिस पॉइंट पे ये 4 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू यानी कि 5 हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी जो है वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न 0 पे आ जाएगा आपका कंट्रोल। और जब ये लूप स्टार्ट होगी तो 0 से लेकर 4 तक, यानी कि इसमें 5 स्टार्स प्रिंट होंगे अलग अलग लाइन्स के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। केस 1 क्या है वाइल लूप का कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको पता हो कि आपने किस नंबर तक आपने जो है वो लूप को एग्जीक्यूट करना है। जैसे पता था कि हमने 5 टाइम स्टार्ट से जाना है, यानी कि 4 हम लोग पहले से लिखते हैं, हमें अपनी जो है वो इनिशियल जो है वो काउंटर का पता है कि हमने इतनी दफ़ा जो है वो लूप को एग्जीक्यूट तो कहेंगे कि काउंटर कंट्रोल वाइल लूप, यानी कि आपको पता है कि कितनी टाइम से है वो डाटा ने एग्जीक्यूट होना है, यानी कि स्टेटमेंट से कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है आपको पहले से पता है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कि काउंटर कंट्रोल वाइल लूप है। उसके बाद सेंटिनल कंट्रोल वाइल लूप्स होंगी जिसके अंदर आपको जो है वो पहले कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले से इसका नहीं पता कि जो है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, आपको पहले से काउंटिंग नहीं पता कि इतनी दफ़ा आपके लूप जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। इसलिए इस कंडीशन को पहले वो टेस्ट करेगा कंपाइलर, और उसके बाद जो है अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो उसके एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
सेंटिनल में आप कोई भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि आपका वेरिएबल जो है वो उसके इक्वल नहीं है या उसके इक्वल है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोग चाह रहे हैं कि आप 0 से लेके 10 तक जो है वो नंबर लें और आप चाहें कि हर दफ़ा जब भी कोई इवन नंबर आए तो आपका जो है वो इवन प्लेसेस पे आपका जो है वो कोई भी चीज़ प्रिंट हो जाए। फॉर एग्जांपल नंबर ही प्रिंट हो जाए, वो इवन नंबर आपको प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल को सेट कर देंगे जब तक वेरिएबल इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 हो, यानी कि जब तक वो 2 पर डिविजिबल हो तो वो आपका नंबर प्रिंट होती है और आप सी आउट को जो है वो नंबर करते हैं। तो वो जो है कंडीशन भी चेक करेगा कि जब तक आपको कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा लूप, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो कंडीशन जो है फॉल्स होगी तो आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट। उसके बाद जो है थर्ड केस है फ्लैग कंट्रोल वैल्यूज। फ्लैग कंट्रोल वैल्यूज क्या होते हैं कि इसके अंदर आप लोग डायरेक्टली फ्लैग ऐड कर सकते हो। फ्लैग क्या होता है असल में कि आपके पास एक काउंटर चल रहा होता है कि वो खुद ब खुद वैल्यूज ऐड हो जाती हैं फ्लैग के अंदर। फ्लैग असल में काउंटर होता है, तो उस फ्लैग के अंदर कोई भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक फॉल्स है, ठीक है, ये बूल वैल्यू होगी उसके अंदर। फ्लैग जो है हमने फाउंड रखा है और उसके अंदर हमने बूल वैल्यू लिखी है फॉल्स, ठीक है। और जब तक वो कह रहे हैं कि नॉट फाउंड है, यानी कि नॉट ऑफ फाउंड का मतलब है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये जो एक्सक्लेमेशन साइन होते हैं ये इसमें नॉट के साइन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर है। नॉट फाउंड है यानी कि जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, यानी कि वैल्यू असल में ट्रू होगी, ठीक है। तो आपकी एक्सप्रेशन जो है वो आपने प्रिंट करवा देना है कि वो जो है वो आपकी एक्सप्रेशन ट्रू है। समझ आ गई ये बात आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि हम लोग ये फ्लैग कंट्रोल वाइल लूप। उसके बाद डू वाइल लूप में हमारे पास डू वाइल लूप का जनरल फॉर्म क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, आप लोग डू लिखते हैं, उसके बाद अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं पहले, यानी कि एक दफ़ा आपकी सारी स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद आप वाइल लिखेंगे। स्टेटमेंट्स के खत्म होने के बाद आप वाइल लिखेंगे और वाइल के अंदर आप लोग दोबारा से कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद एक सेमी कॉलन लगाना है। जो सिंपल वाइल लूप है उसके अंदर आप लोग सेमी कॉलन नहीं लगाते कंडीशन के बाद, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट भी होगा, ठीक है। यानी कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से डू पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो फॉल्स, यानी कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे आपको टर्मिनेट कर सकते इस टाइम पर। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो फर्स्ट इवेल्युएट होंगी, ये आप लोग को बता दिए कि पहले आपका जो है वो ब्लॉक और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगी। उसके बाद बेशक आपकी कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन एक दफ़ा आपको जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद इसमें भी हम लोग का जो है वो आइट्रेशन सेम होगी कि हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करवा सकते हैं पहले से, और उसके बाद यहाँ पे आइट्रेशन कर सकते हैं इसकी फ्लो चार्ट है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद आप वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे जो डू के अंदर लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन चेक होगा, जो वाइल के अंदर लिखा है अगर वो ट्रू होगा तो दोबारा से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो। इसकी एग्जांपल क्या है, सिंपल है कि आपने एक नंबर लिया, इंटीजर जो है वो इनिशियलाइज करवाया, उसकी वैल्यू रख दी 1। डू में आप लोगों ने क्या लिखा है स्टेटमेंट है कि सी आउट आई एंड एल्स, यानी कि आपका जो है वो आई ये इंटीजर जो है वो प्रिंट हो जाए और उसके बाद एक नेक्स्ट कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट टाइम पे चला जाए, उसके बाद जो है आई में आइट्रेट हो जाए आई की वैल्यू, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद कंडीशन लिखी हुई है वाइल आई प्लस इक्वल टू 5। अगर ये 6 भी होता ना तो इस वाली स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाना था और उसके बाद ये रिटर्न इनके एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन अभी 1 है तो ये 5 टाइम जो है वो लूप एग्जीक्यूट होगा और 1 से लेकर 5 तक जो है वो अलग अलग लाइन्स पे काउंटिंग लिखी आ जाएगी 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस लूप्स में से किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है लूप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग लूप के आइट्रेशन के लिए यूज करते हैं।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि जब हम लोग अपने वेरिएबल में ऐड करना चाहते हैं वन, तो हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा जब हम अपने वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे वन, उसको हम लोग कहेंगे वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब दो तरह के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, प्रीफिक्स ऑपरेटर्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की एग्जांपल दी है, सेम इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होंगे, माइनस माइनस एक्स होगा और एक्स माइनस माइनस सेम वो जो होगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में होगा। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में भी डिफरेंस होता है कि अगर आप प्लस प्लस एक्स लिखते हैं और एक्स प्लस प्लस लिखते हैं तो इसके दोनों की वैल्यूज में फ़र्क होगा। प्लस प्लस एक्स क्या होता है कि वो आपकी वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करते हैं और बाद में जो है वो आपकी वैल्यू किसी चीज़ को साइन करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा और ये अगर किसी चीज़ को साइन हो रही है वैल्यू तो बाद में उसको साइन करेगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स लिखा हो तो वो जो होगा x को पहले इंक्रीमेंट करेगा, यानी x की वैल्यू सपोज अगर 1 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी यानी कि 2 बनेगी और बाद में उस y को जो है वो साइन हो जाएगी, यानी कि y को साइन हो जाएगा बाद में 2। लेकिन जो पोस्ट फिक्स होगा वो क्या करेगा कि पहले आपकी वैल्यू जो है एक्स के अंदर पहले से जो पड़ा है वो उसको साइन कर देगा वाई को और बाद में इसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अगर वाई एक्स के अंदर 1 पड़ा हुआ है पहले से तो वो 1 पहले साइन हो जाएगा वाई को और बाद में इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, यानी कि बाद में ये 2 होगी, ठीक है। यानी इस केस में वाई की वैल्यू जो है वो 2 बन जाएगी पहले से और इसमें वाई की वैल्यू जो होगी 1 होगी और एक्स की वैल्यू दोनों में सेम होगी। समझ आ गई ये बात? यस मैम। ठीक। उसके बाद चूजिंग राइट लूप स्ट्रक्चर के कौन सा लूप है वो किस कंडीशन में बेस्ट होगा। अगर आपको पता है कि आपका लूप जो है वो कितने टाइम कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है उससे, यानी कि आपको उसकी काउंटिंग पता है, आपको पता है कि इसमें इतने टाइम्स काउंट होकर एग्जीक्यूट होना है, तो आप फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा लूप जो है 5 टाइम एग्जीक्यूट हो तो आप लोगों ने फॉर लूप यूज़ करना है क्योंकि इसके अंदर काउंटिंग के लिए आसान होगी कंडीशन रखना। उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि आप लोगों की जो है वो लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है तो आप लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइल लूप के अंदर हमने देखे 3 केसेस थे कि फर्स्ट केस में काउंटिंग पता हो तो भी ठीक है, ना पता हो तो भी ठीक है, आप उसके अंदर सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं और आप उसके अंदर जो है वो फ्लैग्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कि और फर्स्ट आप लोग चाह रहे हैं कि वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो बेशक एग्जीक्यूट ना हो, इस कंडीशन में भी आप वाइल लूप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो बेशक फॉल्स हो लेकिन एक टाइम आपके लूप एग्जीक्यूट हो जाए तो तब आप लोग डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें भी एडवांस में अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन ना पता हो तो इसमें कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नो मैम। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इसकी आउटपुट बतानी है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। आप लोग ट्राई रन करें इसको, जैसे कॉपी पेंसिल रख लें, 5 मिनट है आप लोगों के पास। आप लोग इस स्टेटमेंट्स को गौर से देखें और मुझे इसकी आउटपुट बताएं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। बाद में फिर हम लोग खुद भी इसको देखते हैं किस तरह देखना है। अगर किसी का हो जाता है तो वो पहले कुछ स्टार्ट सकते हैं।
किए किसी ने सॉल्व अब तक? सॉल्व किए किसी ने अभी तक? मैम जी पहले हम a इक्वल टू बी प्लस सी मतलब प्लस बी आएगा a की वैल्यू, फिर a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा पहले मतलब a की वैल्यू होती है तो अब b जो है प्लस प्लस a है इक्वल टू 4 और फिर ठीक है। c तो जो b की वैल्यू आई हुई है 4 उसमें फिर पहले वो वैल्यू असाइन होगी और फिर उसमें बाद में इंक्रीमेंट होगा तो ठीक है, तो आंसर बताएं, आउटपुट क्या प्रिंट होगा? A3 B4 C5 A3B4C5। आपने मुझे कैलकुलेट सही करके बताया, आउटपुट मुझे गलत बता रही हैं आप। A बस की वैल्यू जो A की वैल्यू कोई नहीं लेनी वो B प्लस C पहले वो हो जाएंगे 3 आ जाएगा और फिर नीचे जो इंक्रीमेंट करेंगे वो B की वैल्यू न्यू वाली लेंगे मतलब B में जो A की न्यू वैल्यू आई है वही वाली लेंगे, इंक्रीमेंट हो चुकी है। और फिर जो B की वैल्यू आएगी मैम मतलब A मैम 354 नहीं आता क्योंकि सी पहले लिखा हुआ है ना और बी लास्ट में लिखा हुआ है। चले, हाँ अगर इधर सी पहले है लेकिन आप मुझे सिर्फ वैल्यू बता रहे, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, उस मैम लिहाज मेरा से। भी सेम ही है, A3 आ रहा है, B4 आ रहा है, C5 आ रहा है। अच्छा, आपका भी यही आ रहा है, सही था जी तारीख? जी मैम A3 है। B अच्छा, और कोई? भतीजा, आप बताएं, आपका क्या आ रहा है? खैर इधर जो है वो आप एक छोटी सी मिस्टेक करें कि देखिए ए प्लस बी जो है ए जो है वो बी प्लस सी है, यानी कि इसमें प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, इस स्टेप तक ए की जो वैल्यू होगी, इस स्टेप तक ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 3। ठीक है, उसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्लस प्लस से, यानी कि अभी मैंने बताया था कि ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे प्लस प्लस से लिखते हैं तो पहले ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ए की वैल्यू पहले 4 होगी। ठीक है, और उसके बाद 4 जो है वो बी को साइन हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? यानी कि पहले इसमें जी मैम इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पहले 3 थी, अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 होती है, और वो 4 जो होगा वो बी को असाइन हो जाएगा। उसके बाद बी प्लस प्लस क्या होगा कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो पहले इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो असाइन हो जाएगी सी को। ठीक है, और वो वैल्यू क्या होगी? 4, जो पहले से पिछले स्टेप में बी के अंदर पड़ा था, वो सी को साइन हो जाएगा और बाद में इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 5 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा कि ए की वैल्यू होगी 4। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होगी 5, सी की वैल्यू क्या होगी 4। समझ आ गई है? जी मैम ठीक है, आपको भी समझ आ गई कामरान? मैम ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा रिपीट कर दें कि ये जो हमारे पास सी की वैल्यू 4 है ये कैसे आई है? ये यहाँ तक समझ आ गई? सेकेंड स्टेप तक यस ए मैम। की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है।
पोस्ट फिक्स Yes. इंक्रीमेंट पढ़ा है ना अभी हमने। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आपकी वैल्यू जो है वो पहले यूज हो जाती है, बाद में उसके अंदर असाइनमेंट होती है, ठीक है, सॉरी बाद में उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। यानी कि अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन होना है ना, जैसे इसमें साइन होनी है वो वैल्यू जो बी के अंदर की है, ठीक है, तो वो पहले साइन हो जाएगी, बाद में इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर पहले से 4 पड़ा पिछले स्टेप से लेके अब तक 4 है, इसके अंदर 4 जो होगा पहले सी को साइन हो जाएगा और बाद में इसके अंदर जो है वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ये जो है ना पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं फ्रूट्स के अंदर। फॉर लूप में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इधर भी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा होता है कि आपकी वैल्यू पहले 0 है, ठीक है, उसके बाद आपने कंडीशन लगा दी कि लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे तो वैल्यू आपकी डायरेक्ट 1 हो जानी चाहिए ना, है ना, कि अगर ये Yes, इंक्रीमेंट ma'am. होगा पहले से। लेकिन वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होती है इसलिए कि आपको पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट होगा उसके अंदर, ठीक है। यानी कि पहले ये Yes, ma'am. एग्जीक्यूट समझ आ वैल्यू गया मैम। उसके बाद वन इधर होगा, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो है वो बी एक वैल्यू 4 है, बी की 5 है, उसके बाद समझ आ गई सबको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। अगर किसी को नहीं है Yes, ma'am. आ गया। उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स है। ब्रेक का लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, अगर कोई बता सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लास्ट लेक्चर मैम लिया अगर है आप? कंडीशन ट्रू हो तो वो जो हमारा लूप होता है उसको ब्रेक कर देता है, मतलब टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को। सॉरी स्ट्रक्चर को, जैसे स्विच में पढ़ा था ना, स्विच के स्ट्रक्चर को टर्मिनेट करके Yes, ma'am. बाहर। सेम इज द केस विद लूप, कि अगर लूप में भी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगा देना कहीं पे, लूप के अंदर भी ब्रेक स्टेटमेंट लग सकती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि लूप से जैसे ही कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी यानी कि ट्रू होगी, और जहाँ पे भी ब्रेक लगा होगा वो ब्रेक जो है वो लूप को बाहर निकाल देगा, ठीक है, यानी कि कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देगा। तो ब्रेक के बाद लिखी हुई जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोग्राम में अगर इधर लिखा होता ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक लूप होता, ये लूप है और यहाँ पे ही ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है, सी आउट के बाद इस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगा दिया, तो ये आगे वाली कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल बाहर आ जाएगा रिटर्न के ऊपर। जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट ये होगा कि जहाँ पे भी आपने कंटिन्यू लिखा होगा ना अपने प्रोग्राम में, तो कंटिन्यू क्या करेगा कि अपनी नीचे वाली सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट ऑफ द लूप जो है वो कंट्रोल भेज देगा, ठीक है। प्रोग्राम है और मैं यहाँ पे सी आउट के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दूँ, ठीक है। तो इस कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, सिर्फ कंटिन्यू और आगे सेमीकोलन, ये कीवर्ड है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा कि आपकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उसको स्किप कर देगा और दोबारा से प्रोग्राम जो है वो इधर आ जाएगा स्टार्टिंग ऑफ द लूप, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है कि ब्रेक जो है वो बिल्कुल ही टर्मिनेट कर देता है लूप को, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो सिर्फ लाइन स्किप करती है एक आइटरेशन के लिए और वो दोबारा से जो है लूप को स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए एग्जांपल है,
एग्जाम्पल है। आवाज़ आ रही है? कोई कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट में क्या होगा? कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट में सबसे पहले जो है टीचर है इनके नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने फॉर लूप यूज़ की है। फॉर लूप के अंदर हम लोग n इज इक्वल टू 1 यानी कि n को हमने वैल्यू दे दी 1। उसके बाद कंडीशन लगाई है n इज लेस देन 15 यानी कि 15 से कम हो n, और हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया n प्लस प्लस। फिर स्टेटमेंट्स में क्या आएगा कि इफ n जो है n की वैल्यू लेस देन 5 है एंड n की वैल्यू इज लेस देन 10 यानी कि 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है। यहाँ पे हम लोगों ने एंड ऑपरेटर यूज़ किया यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। और ये किस लिए लगाई है कि जो है नंबर जो हो वो 6 से लेके 9 तक वो स्किप हो जाए, यानी कि 5 से बड़ा यानी कि और 10 से छोटा यानी कि 6 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी, उसके साथ कॉन्टिन्यूस लगा दी। उसके बाद हम लोगों ने लिखा सी आउट एन, जो नंबर है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस आ जाए। उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट टाइम आपको जो है वो कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि नंबर लेस देन 15 है, तो इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा आपको कंट्रोल। वो यहाँ पे देखेगा कि जो ये वाली कंडीशन है ये फॉल्स है, यानी कि नंबर जो है वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 5 है एंड नंबर इज लेस देन जो है वो 10 है। तो ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं है क्योंकि नंबर जो है वो लेस देन 5 है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, कंटिन्यू और वो डायरेक्ट जो है वो सी आउट एन कटेगी यानी कि नंबर को प्रिंट करेगी। सेम इसी तरह 4 तक प्रिंट सॉरी 5 तक प्रिंट होगा। जब ये नंबर 5 हो सॉरी 6 हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, यानी कि नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन और लेस देन 10 होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो क्या करेगी कि ये सी आउट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, इसको स्किप कर देगी और आपका जो कंट्रोल है वो दोबारा से फॉर लूप के ऊपर ले जाएगी इस जगह पे, ठीक है। फिर इसी तरह आपके 6 से लेके 9 तक 4 नंबर्स हैं आई थिंक, वो यहाँ पे स्किप हो जाएंगे और दोबारा से जो है जब आपकी वैल्यू 10 होगी तो वो ग्रेटर देन 10 वाली जो है वो कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और सी आउट स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। जिस तरह आपकी लेस देन 14 यानी कि सॉरी लेस देन 15 14 तक आपके सारे नंबर जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट में अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। उसके बाद नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप क्या होता है कि अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी कि आपने एक लूप लगाया उसके अंदर एक और लूप लगा दिया, उसको कहेंगे कि नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप जो है वो हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप तीनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं और तीनों में से किसी के अंदर भी कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया और उसके अंदर वाइल लूप लगा दिया या डू वाइल लूप लगा दिया या फिर सिंपल फॉर लूप लगाया, ठीक है। यानी कि कोई भी लूप हो आप उसके अंदर दूसरा लूप यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कि वो नेस्टेड लूप है। एक छोटी सी एग्जाम्पल है फॉर लूप की, कि फॉर लूप में आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5 हो, तो ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे जो है नेक्स्ट वेरिएबल है जे, जे की वैल्यू 1 और जे जब तक जो है वो आई के इक्वल होगा ये एग्जीक्यूट हो जाए स्टेटमेंट। इसकी जे की स्टेटमेंट क्या होगी कि सी आउट एक टाइप के साइन जो है वो प्रिंट कर दे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो है लूप के अंदर जब तक ब्रेसेस ना लगी हो तो लूप के बाद सिर्फ एक कंडीशन एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे जैसे इस लूप के अंदर हमने ब्रेसेस नहीं लगाई तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इस वाले लूप के साथ, और ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये फॉर लूप के जो फर्स्ट वाला फॉर लूप है उसके साथ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन इस वाले लूप को ट्राई रन करें तो क्या होगा, सबसे पहले 1 होगी वैल्यू और जे की वैल्यू भी 1 होगी और वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, कंडीशन 2 है तो एक दफ़ा जो है वो स्टैटिक का साइन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये जब इंक्रीमेंट होगा ये 2 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बाद से लूप के ऊपर एग्जीक्यूट चला जाएगा, फर्स्ट वाले लूप के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा। यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट होगी वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 होगी, हमारे पास 2 जो है वो कंडीशन 2 हुई यहाँ पे, जे की वैल्यू दोबारा से 1 है और जे की वैल्यू जो है वो लेस देन आई भी है, आई की वैल्यू फिलहाल 2 है, ये एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा और फिर दोबारा से इंक्रीमेंट होगी जब जे की वैल्यू 2 होगी तो ये दूसरी दफ़ा भी सामने इसके प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब जे की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दोबारा से लूप फॉर लूप फर्स्ट वाली फॉर लूप के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा, आई की वैल्यू अब 3 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी तो जे की वैल्यू भी 3 दफ़ा जो है वो स्टार प्रिंट कर देगा, ये जो एंड एल लग गया है ये जब 3 दफ़ा स्टार प्रिंट होगा तो ये नेक्स्ट टाइम पे कंट्रोल मूव कर देगा। सेम इसी तरह से जब फर्स्ट टाइम था वो जब एक दफ़े कंट्रोल से बाहर आ गया ना सेकेंड लूप के तो वो इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट टाइम पे चला जाएगा। सेम इसी तरह बाकी टाइम जो है वो आइटरेट करेगा और लूप इसी तरह हमारे पास ये एक पैटर्न सा बन जाएगा स्टार्ट करके राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी स्टार्ट, ठीक है। इसमें से किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। उसके बाद एरेज है, एरेज क्या होते हैं बेसिकली कि आपकी जितनी मेमोरी होती है मेमोरी में जितना डाटा स्टोर होता है वो एरेज की फॉर्म में होती है, यानी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है, यानी कि आपके पास एक सेल है ए उसके साथ ही A1 A0 है A1 है A2 है, ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है, इसके अंदर डाटा जो होगा वो स्टोर होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि एरे है वो, उसके अंदर डाटा स्टोर होगा, ठीक है। कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन में सेम टाइप का डाटा स्टोर हो उसको कहेंगे कि वो एरे है। दो टाइप के एरे होते हैं, एक 1 डायमेंशनल एरे होता है जिसको हम लोग लिस्ट भी कहते हैं और 2 डायमेंशनल एरे होता है जिसको हम लोग रोज और कॉलम्स की तरह या टेबल की फॉर्म में हम लोग जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे में जो है वो कंपोनेंट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट की फॉर्म में अरेंज होते हैं सारे कंपोनेंट्स, और उसकी सिंटेक्स क्या होता है कि आपने डाटा टाइप लिखी उसके बाद एरे का नाम लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने अपना इंडेक्स लिख दिया, यानी कि आपके एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे या आपका एरे जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल आपने एक जो है वो डिक्लेयर करवाया एरे, ठीक है, अभी इसके अंदर इनिशियलाइज नहीं की कोई भी वैल्यू, हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं की, सिर्फ डिक्लेयर करवाया। तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग 10 जो है वो एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर टाइप डाटा लिस्ट और उसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट नाम का एरिया लिखा, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने 10 लिख दिया, यानी कि इस एरे के अंदर जो है वो 10 मेमोरी लोकेशन सेट होंगे और एरे की वैल्यू जो होती है फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 होता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो है वो 10 वैल्यूज होंगी, ठीक है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे का। उसके बाद कंसेक्टिव से मुराद है ये इकट्ठे सेल्स होंगे मेमोरी में, जो 10 सेल्स जो होंगे वो इस एरे के लिए जो है वो डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर एग्जाम्पल इसको इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं, ये हमने जो है हम लोग लिस्ट 5 यानी कि 6 प्लेस पे जो एलिमेंट है, यानी कि 0 से लेके 5 तक ये 6 एलिमेंट्स का हम लोग, ठीक है, यानी कि 6 प्लेस पे जो है हमारे पास सेल, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होती है 35, ठीक है। तो हमारे पास इस ब्लॉक में से 35 स्टोर हो गया, बाकी सारे जो है ऐसे ही। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जैसे हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया के साथ ही इनिशियलाइज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वल टू लिख के ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को कर सकते हैं, ब्रेस लगाई और हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 जितना भी वैल्यू लिखनी है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो सारी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएंगी।
एग्जाम्पल देखते हैं कि इंटीजर लिस्ट में हमने अरे जो है वो डिक्लेयर करवाया, उसके लिए 10 एलिमेंट्स के लिए जगह स्टोर की, और उसके बाद एक आई जो है वो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया। तो उसके बाद हमने लिखा है सी आउट एंटर 10 वैल्यू के स्क्रीन पे लिखा है एंटर 10 वैल्यूज। उसके बाद फॉर लूप लगा दिए अरे जो है वो इनपुट करवाने के लिए। ठीक है, अरे के एलिमेंट्स जो है हमने इनपुट करवाने के लिए हमने लूप लगा दी। आई जब तक 10 नहीं होगा वो जो है सी इन करता रहे लिस्ट के अंदर। लिस्ट में हम लोगों ने इंडेक्स में क्या लिखा है आई, यानी कि जब आई 0 होगा तो एक 0 वाले इंडेक्स पे जो है वो वैल्यू स्टोर होगी नंबर है। उसके बाद ये आइटरेट करेगा और आई की वैल्यू जब 1 होगी तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे जो है अरे के वो वैल्यू आ जाए। इसी तरह चलते चलते अरे जो है वो जब तक 9 होगा यानी कि 10th प्लेस पे जो है वो अरे की आ जाएगी, हमारे पास नंबर आ जाएगा। फिर जो है ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और इस वाले लूप पे आ जाएगी। इस वाले लूप पे क्या करेगा जो है हमारा प्रोग्राम कि आई की वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स आएगी और वो 10 टाइम्स जो है वो वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर हो चुकी थी पहले स्क्रीन के थ्रू वो जो है वो वैल्यू प्रिंट होगी। इस प्रोग्राम को हम लोग करके भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग हमने ट्राई रन कर लिया। तो पहले कि क्या होगा, सबसे पहले अरे हमसे 10 वैल्यूज देगा और उसको स्टोर कर देगा इस लिस्ट वाले अरे के अंदर। ठीक है, और जब हम लोगों ने ये वाली लूप एग्जीक्यूट की है सेकेंड लूप, तो उसमें हमें वैल्यूज इज इक्वल टू इस अरे का जो है वो नंबर और वो वैल्यूज जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो यहाँ पर मैंने i+1 लिखा है। ठीक है, ये भी हम लोग रन करते हैं तो आपको कंट्रोल ठीक है।
हमारे पास जो आउटपुट आई है कि 10 वैल्यूज़ हमने 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यूज़ इसमें जो है वो एंटर कर दी। उसके बाद वैल्यू 1 यानी कि जो यूज़र की नज़र में फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम लोगों ने कह दिया कि वो वैल्यू 1 है। हालांकि वो वैल्यू अगर आई में देखें तो वो वैल्यू 0, ठीक है, यानी कि आई 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन हमने +1 लगाया है यहाँ पे, यानी कि जहाँ जहाँ पे आई 0 है तो वो ऐड हो जाए 1, यानी कि जहाँ पे वो 0 है वो 1 हो जाए, 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए, 9 है तो 10 हो जाए, ठीक है। लास्ट वैल्यू इसमें 10 बोली है जबकि हमारे पास आइट्रेशन में 9 तक वैल्यू है, ठीक है। यानी कि वैल्यूज़ को जो है डेसिमल वैल्यूज़ में जैसे हम लोग नॉर्मली जो है वो अपने डेली लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं, हम लोग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते। लेकिन अरे में हम लोगों ने 0 से लिखना है तो हम लोग 1 जो है वो खुद ऐड कर देंगे आई के लिए, ठीक है, ताकि हमें स्क्रीन पे जो है वो यूज़र के फ्रेंड ठीक है। ये प्रोग्राम समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। एरे की इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन के एरे जो है वो हम लोग जिस टाइम डिक्लेयर करें उसी टाइम इनिशियलाइज कैसे करवा सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूज कैसे डाल सकते हैं। जब हम लोग अपने एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इसका डाटा टाइप जो है और उसका नाम जब लिखा, और यहाँ पे हम लोगों ने हमें अभी हम लोग श्योर नहीं है कि हमारे जो है वो डाटा कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो होगा जितने वैल्यूज हमने लिखे होंगे वो उतने स्टोर होते जाएंगे इसके अंदर। ये इसका फ़ायदा होगा कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो इंडेक्स ना दें, ठीक है, लेकिन अगर आप दे दो तो वो बेटर होता है। उसके बाद हम लोग ये ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज देख देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू है वो इंडेक्स 0 पे जाके स्टोर हो जाएगी। सेल्स, जैसे सेल्स 0 होगा उसके अंदर वैल्यू 12.25 स्टोर होगी। सेल्स 1 होगा यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे आपकी ये वाली वैल्यू होगी, थर्ड इंडेक्स पे ये, फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे 23 शो होगा। डबल वैल्यू है तो वो 23.0 ही शो करेगा आपको। उसके बाद 45.68 या आपकी फोर्थ इंडेक्स वैल्यू शो होगी। ये होता है तरीका जो है इनिशियलाइज करवाने का। उसके बाद पार्शियली इनिशियलाइजेशन क्या होगी ये देखिए कि आप लोग फुल जो है वो वैल्यू जो है वो ऐड आपने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपने 10 जो है वो प्लेसेस जो है एरे की वो स्टोर कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने 5 पे डाटा एंटर करना इनिशियलाइजेशन है, यानी कि आपने आधी वैल्यू जो है वो स्टोर की और आधी जो है वो स्पेस से भी खाली है। स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल है हमारे पास ये 10, ठीक है, यानी कि 10 इंडेक्स है, इसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो सकती है, हमने इसको 0 लिख दिया। अभी 0 क्या करेगा कि जो है फर्स्ट स्पेस पे जो है वो जो वैल्यू होगी उसको 0 साइन कर देगा, ठीक है, यानी कि जिस 0 पे जो है और उसके बाद जो है बाकी ऑटोमेटिकली 0 होंगी। जब आप इसमें कुछ स्टोर नहीं कर रहे तो वो पहले से 0 होंगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें सारी की सारी जो है वो एलिमेंट्स वो 0 होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट लेते हैं, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि एरे की सारी वैल्यूज जो है वो 10 की 10 प्रिंट कर दें। ये देखिए वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 10 तक, यानी कि एरे की सारी वैल्यूज के अंदर 0 स्टोर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चाह रहे हैं कि आधी वैल्यूज भी हम दे दें और आधी जो है वो बाद में, फॉर एग्जाम्पल 10 वैल्यूज कह रही है और हमने इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज एंटर की, 8, 5 और 12, तो वो क्या करेगा कि फर्स्ट लोकेशन पे जो है वो 8 असाइन कर देगा उसको, यानी कि लिस्ट 0 वाले इंडेक्स पे जो है वो 8 असाइन हो जाएगा, 1 वाले इंडेक्स पे 5 साइन हो जाएगा, थर्ड वाले इंडेक्स पे जो है वो 12 साइन हो जाएगा और बाकी सारों में 0 हो जाएगा। इसको हम तो
ये देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू पे है, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो है वो 8 स्टोर हो गया, सेकंड पे 5, थर्ड इंडेक्स पे 12 और बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 है हमारे पास। ठीक है, ये बात समझ आ रही है पार्शियल इनिशियलाइजेशन की। यस मैम। उसके बाद है बेस एड्रेस ऑफ एन एरे इन कंप्यूटर। बेस एड्रेस क्या होता है? जो आपका फर्स्ट एरे का कंपोनेंट होता है, जैसे यहाँ पे 8 था, ठीक है, यानी कि इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो बेस एड्रेस है। ठीक है, यानी कि जहाँ से आपका एरे स्टार्ट हो जाए, इंडेक्स 0 पे जो भी एलिमेंट होगा तो उसको कहेंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंडेक्स होगा ना, इस एड्रेस को हम लोग कहेंगे ये बेस लिस्ट 0 पे, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो भी आपका एरे होगा उसको हम लोग कहेंगे। उसके बाद पैरेलल एरे क्या होता है कि आप लोग वन डायमेंशनल एरे को पैरेलली किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग दो एरेज को इकट्ठा साइमल्टेनियसली आप लोग उसको यूज़ करें। जैसे एक आप लोगों ने एरे इनिशियलाइज से डिक्लेयर करवाया इंटीजर स्टूडेंट आईडी के नाम से, ठीक है, उसके अंदर 50 की स्पेस रखी आपने, यानी कि 50 जो है वो है, और सेकेंड जो है वो 4, यानी कि कैरेक्टर डाटा टाइप के कोर्स ग्रेड, यानी कि ग्रेड्स लगेंगे। आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख सकते हैं और इसके पैरेलली आप लोग इसे ग्रेड्स लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो पैरेलल आप लोग दो एरेज यूज़ कर सकते हैं। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है कि आप लोग जो है अपना डाटा मैट्रिसेस या फिर टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। इसका सिंटेक्स क्या होता है? आपने सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी है, उसके बाद एरे नेम लिखना है, इसमें आपने फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स जो होगा आप लोग के रोज को शो करेगा कि कितनी रोज है आपके एरे में, और सेकेंड जो है वो आपकी कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 कॉलम्स के लिखे, यानी कि आपके पास 4 सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह तो 2 रोज है आपके पास, 2 रोज और 2 कॉलम्स। फर्स्ट हमेशा जो होगा इंडेक्स तो आपको आपकी रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड जो होगा वो आपको ये जिस तरह। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया डबल सेल्स 10 और 5, यानी कि आपके पास 10 रोज हैं इस तरह, और यहाँ पे आपके पास 5 जो है वो कॉलम्स हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक 10 रोज होगी, 0 से लेकर 4 तक आपके पास 5 कॉलम्स होगी। ठीक है, और उसके अंदर डबल टाइप का डाटा स्टोर होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है कि आप लोग एक से ज़्यादा बीट जो है वो सॉरी 2 से ज़्यादा जो है वो इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डायमेंशनल एरे में हमने 2 इंडेक्स यूज़ किए, इंडेक्स होते हैं तो वो हमारे पास होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि उसमें एन नंबर ऑफ डायमेंशन आप लोग यूज़ करते हैं, जितनी मर्जी आप लोग डायमेंशन यूज़ करें। ठीक है, उसको कहेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। और इसके जो है वो एक्सेस कंपोनेंट्स उसको एक्सेस करने का भी सेम तरीका है जो डायमेंशनल एरे और सेकंड डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने का। 2 डायमेंशनल एरे को एक्सेस किस तरह कर सकते हैं कि जो है वो आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपको जो इंडेक्स नंबर होना चाहिए वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव वैल्यू से मुराद है कि आपका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0 से छोटी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, क्योंकि वो जब आपका एरे जो होगा वो स्टोर होगा, सबसे पहली वैल्यू वो 0 ढूंढेगा, और 0 जब नहीं मिलेगी तो वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो आपकी जो रोज और कॉलम्स है ये बेसिक आपका 1 डायमेंशनल एरे है, उसके अंदर आपकी वैल्यू इंडेक्स की हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का, कि सिंपल अगर हम लोगों ने जैसे अपना वैल्यू स्टोर करनी होती थी कोई भी स्ट्रिंग टाइप की, तो हम लोग सिंपल स्ट्रिंग यूज़ करते थे। ठीक है, तो आउटपुट क्या शो होगी? एक नाम शो हो जाएगा जो हम लोगों ने स्टोर किया होगा नेम के साथ, लिस्ट कोड। ये तो सिंपल था स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। इस कैरेक्टर स्ट्रिंग से क्या मुराद है, यानी कि एरे में हम लोग कैरेक्टर डाटा टाइप को एज एरे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये सीखा था कि जो होगा कैरेक्टर, अभी यहाँ पे 4 है कैरेक्टर,
तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ ए की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ और वो ए ही प्रिंट होगा। लेकिन जो है वो करेक्टर स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट है। करेक्टर स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एरे का सॉरी करेक्टर्स का एरे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पूरा नाम भी प्रिंट कर सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम है, नेम में मैंने यहाँ पे बस इंडेक्स में लिखना है कि आप लोगों ने कितना इंडेक्स लिखना है। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी जो लास्ट स्ट्रिंग होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके जो नेम लिखना है वो 4 कैरेक्टर्स का, ठीक है, और आपने जो है वो लास्ट वाले जो कैरेक्टर है ना उसके बाद एक स्पेस एक्स्ट्रा रखनी है, यानी कि 4 कैरेक्टर्स का नेम है तो आपने 5 स्पेसेस रखनी है इंडेक्स में। वो इसलिए क्योंकि जो लास्ट आपके पास होता है ना सेल के अंदर एक नल टर्मिनेटर यानी कि /0 ये खुद ब खुद स्टोर होता है एरे के अंदर, ठीक है, ये रीड करने के लिए होता है डाटा को। अब जैसे मैंने चाहिए लेकिन यहाँ पे मैं 4 एंटर करूँगी, ठीक है। अब मैंने 4 लिख दिया तो अब देखते हैं कि ये नाम प्रिंट होगा या नहीं। ये एरे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ। आप इसको जितने नाम है उतने ही इंडेक्स दोगे तो वो आपका नाम जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, वो यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। वो उससे बीच में बता दे कि इसमें एरर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक स्पेस लाजमी रखनी है अपने एरे के अंदर, ठीक है, तब वो नाम आपको प्रिंट हो देगा, ठीक है। उसने यहाँ पे ये बताया कि अगर हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क्स लिखेंगे तो ए जो होगा वो करेक्टर होगा ए, ठीक है। लेकिन अगर आप डबल कोटेशन मार्क्स में ए लिखोगे तो सी स्ट्रिंग एरे होगा, ठीक है। करेक्टर डाटा टाइप ही होगी दोनों की, लेकिन ये करेक्टर स्ट्रिंग है और ये सिर्फ एक करेक्टर है। सिर्फ ए जो है उसको स्टोर करने के लिए आपको 2 इंडेक्सेस की जरूरत है, 0 और 1, ठीक है। एक जो होगा वो एरे को स्टोर करेगा, एक जो होगा वो /0 को स्टोर करेगा। अब जो है नेक्स्ट चीज़ ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने अगर नेम लिखना है 16 का तो वो क्या करेगा कि आपके नेम में फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जो है वो 15 करेक्टर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट करेक्टर /0 के लिए होगा। अगर आपने सपोज अपने नेम में 10 जो है वो करेक्टर्स लिखे हैं तो फिर 11th जो होगा कॉम्पोनेंट जो होगा वो नेम का वो क्या होगा /0, यानी कि अगर यहाँ पे 10 है तो आप लोगों को 11 उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो है वो आपको /0 के लिए स्पेस चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि नेम है जॉन और इसके अंदर आपने 16 जो है वो डिक्लेयर कर दिया 16 स्पेस। तो 16 लेंथ के लिए क्या होगा, जॉन जो है वो छोटा सा नाम है, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने जो है वो डिक्लेयर करते हुए यहाँ पे स्पेस का नहीं बताते कि कितने इंडेक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जॉन के बाद एक नंबर /0 जो है वो स्टोर होगा और यहाँ पे आपका डाटा जो होगा वो 5 इंडेक्सेस तक जो होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। यानी कि आपके एरे के अंदर जो है वो 5 इंडेक्स में आपका डाटा स्टोर होगा, ठीक है। 5 के बाद से आपके डाटा फ्री हो सकते हैं, 5 के बाद आप लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है 4, एरे जो है वो 5 है, इसके अंदर ये जॉन स्टोर होती है। उसके बाद फॉर लूप लगाइए इन 0 और यहाँ पे एक और चीज़ कि देखिए यहाँ पे इंट जो है वो मैंने यहाँ पे ही डिक्लेयर किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, ठीक है। और लूप के अंदर आप जो है वो जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसको आप एट द टाइम ऑफ यूज़ ही डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले से यहाँ पे डिक्लेयर किया हो और यहाँ पे आप इनिशियलाइज करवाए। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करवा दिया और साथ ही इसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद कंडीशन लगाई कि आई लेस देन 5 और फोर्स इंक्रीमेंट हो जाएगी। फॉर लूप में क्या होगा कि सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूटिंग होगी, ठीक है। ये भी पीछे आपको बता दिया था कि जब तक ब्रेसेस ना लिखी हो तो वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, एरे जो है वो आई यानी कि जिस भी इंडेक्स पे होगा वो इंडेक्स प्रिंट कर देगा। ये वाली एग्जाम्पल हम लोग रन कर सकते हैं।
में क्या हुआ, उसने जॉन प्रिंट करवा दिया, लेकिन ये जॉन किस तरह प्रिंट हुआ है, ये साइमल्टेनियसली हुआ है, ठीक है, इनके अलग अलग करके हुआ, डायरेक्ट एक ही दफ़ा में जॉन प्रिंट नहीं होगा। अगर इसको हम लोग चाहें कि वो इकट्ठा प्रिंट ना करें, यानी कि इससे मुराद क्या है कि आपका इंडेक्स आई यानी कि जीरो के जो जीरो इंडेक्स पे जो आपका कैरेक्टर था वो जे स्टोर हुआ था, ठीक है। तो जब आपका आई जीरो था तो आपका सिर्फ जे प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम पे आ गया कर्सर, तो फिर आपका सेकंड इंडेक्स जो जॉन था, जॉन का ओ था वो प्रिंट हो गया, फिर इसी तरह एच और एन, लेकिन लास्ट जो है वो इंडेक्स जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बैक स्लैश जीरो को कंपाइलर रीड नहीं करता, ठीक है, प्रिंट करते हुए सिर्फ आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करता है। जो बैक स्लैश जीरो होता है वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि यहाँ पे आपको जो है वो एरे जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, रीड नहीं करता उसको। ये बात समझ आ गई है सबको? यस मैम। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग की एक हेडर फाइल होती है, स्ट्रिंग की एक हेडर फाइल होती है जो हम लोग आई स्ट्रिंग के नीचे भी लिख सकते हैं। उस स्ट्रिंग की हेडर फाइल के अंदर ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कॉपी है, str मीन्स स्ट्रिंग, cpy मीन्स कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, दो स्ट्रिंग्स के डाटा में से एक का डाटा दूसरे में कॉपी हो जाए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग का डाटा सेकेंड में कॉपी हो जाए। string 2 into the variable copies the string s2 into the string variable s1, यानी कि जो फर्स्ट s2 है उसके अंदर जो है s1 का डाटा जो है वो कॉपी कर देगा, और जो लेंथ है s1 की शुड बी लीस्ट एज लार्जर एज s2, यानी कि s2 की जो लेंथ है ना, s1 की लेंथ उसके बराबर होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी हो सकती है, ठीक है, इससे छोटी नहीं होती क्योंकि इसका डाटा इसके अंदर स्टोर होने जा रहा है। उसके बाद स्ट्रिंग कंपैरिजन है, strcmp यानी कि स्ट्रिंग कंपैरिजन। इसमें क्या होगा, ये स्ट्रिंग 1 के एलिमेंट है वो स्ट्रिंग 2 से कंपेयर होंगे। अब स्ट्रिंग कंपेयर किस तरह होते हैं कि आपका डाटा जो है वो इंडेक्स बाय इंडेक्स उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसकी कंपेयर किस तरह होता है कि उसकी आज की वैल्यू चेक करता है। अगर उसकी आज की वैल्यू बड़ी होगी तो वो उसको जो है वो इसको इसके अंदर की वैल्यू स्टोर कर देगा, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू छोटी होगी तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा -1, ठीक है। वो कह रहे कि अगर जो है वो रिटर्न्स वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में कोई वैल्यू स्टोर करेगी, इफ s1 इज लेस देन s2 यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो सेकंड से छोटी होगी तो कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर करेगी इसके लिए। अगर जो है रिटर्न 0 करेगा अगर दोनों से इक्वल होंगी स्ट्रिंग, ठीक है, सेम स्ट्रिंग होगी तो वो 0 रिटर्न करेगा। और अगर जो है वो s1 जो है वो बड़ी होगी तो कोई नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा, 0 को छोड़ कर, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर देगा। उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग हम लोगों ने यूज़ किया। स्ट्रिंग लेंथ क्या होगा कि सिंपली स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में अगर हम लोग स्टोर करें तो वो क्या करेंगे, इसकी लेंथ बता देंगे जो कि 5 है, ठीक है, यानी कि एक बैक स्लैश 0 भी है। नॉट श्योर कि वो यूज़ करता है या नहीं। यानी कि बेचारी इसकी इसने लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग द नल करेक्टर, यानी कि बैक स्लैश 0 जो है वो उसको एक्सक्लूड नहीं करेगा।
मैं कैरेक्टर स्ट्रिंग यूज़ की है, तो मुझसे बता रही है कि ये 4 है। यानी कि स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ 4 है। स्ट्रिंग लेंथ यूज़ होगा स्ट्रिंग की लेंथ बताने के लिए, इसमें से जो है वो नल कैरेक्टर को। उसके बाद स्ट्रिंग कंपैरिजन का जो है वो मैं थोड़ा सा डिटेल से बताई, क्योंकि आगे आपके एक टास्क की स्ट्रिंग कंपैरिजन से रिलेटेड, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से बता रही हूँ। स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसकी आस्क की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर ये छोटी होगी इससे वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर देगा कि 0 होगा, इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है। और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा अपने अंदर, ये इसको अगर हम लोग वेरिएबल के साथ साइन कर दें, या फिर सिंपली कोई आउटपुट में हम लोग डायरेक्ट ये लिख दें, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट हो रही है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट स्ट्रिंग है सेकंड, ठीक है। सी स्ट्रिंग का फंक्शन में हम लोग स्ट्रिंग कंपैरिजन का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लोग सीक्वेंस या स्ट्रक्चर के लिए जो यूज़ करेंगे वो कोलेटिंग सीक्वेंस होगा। इसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन करता है कि एरे जो है वो किस तरह से कंपेयर हो रही है, यानी कि किस ऑर्डर से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इफ़ वी आर यूजिंग द आस्की कैरेक्टर सेट, फॉर एग्जांपल आस्की कैरेक्टर्स का आप लोगों को पता है ना, आस्की कैरेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से असाइन है। अगर नहीं भी पता तो इंटरनेट पे इसका चार्ट अवेलेबल होता है आस्की कैरेक्टर्स का, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स ये होती है कि जो 65 होते हैं, 65 से लेके जो है वो कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्टोर होते हैं। इनके 65 पे ए स्टोर होता है, 65 पे कैपिटल बी स्टोर होता है। फिर इसी तरह जो है वो स्मॉल लेटर्स जो है वो कैपिटल स्मॉल लेटर जो है 92 से स्टार्ट होंगे, 92 से स्मॉल ए होगा, 93 पे जो है वो स्मॉल बी होगा। इस तरह ये सारे कैरेक्टर्स होंगे। फिर वो उसके आस्की कैरेक्टर्स को जो है वो कंपेयर करता है कि ये किस तरह से स्मॉल है, क्योंकि ए जो है वो लेस देन है बी से। बी 65 है ना, फर्स्ट कैरेक्टर से पहले जो है वो कंपेयर करें, फर्स्ट कैरेक्टर इसका ए है, इसका बी है, तो इसका मतलब है कि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो बड़ी है। किस तरह से बड़ी है, इसका कैरेक्टर फर्स्ट वाला बड़ा है, इसकी वैल्यू 66 है, इसकी वैल्यू 65 है, जिसमें बाकी देखे ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू की बुनियाद पर उसने ये बता दिया कि ये वाला कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग जो है वो बड़ा है। उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो दोनों के सेम है, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर चेक करेगा। इसमें एन जो है, एन की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी आई से, ठीक है। एन बाद में आते हैं, इसके एन की आगे वैल्यू बड़ी होगी, तो इसमें ये कहते हैं कि एन जो है वो एयर से बड़ा है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ नहीं चेक करेगा, देखने करेगा स्ट्रिंग आस्की कैरेक्टर के बेस पे चेक करेगा, ठीक है, यानी कि इसका आस्की कैरेक्टर बड़ा है। जो सिंपल हम लोग नॉर्मल लाइफ में सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये उस बेस पे चेक करेगा। उसके बाद हेलो जो है वो लेस देन है एच के। ये किस तरह हुआ है कि ये मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आस्की में पहले यूज़ हो जाते हैं, और स्मॉल लेटर्स जो है वो बाद में यूज़ होते हैं। लेकिन बाद में आ रही स्टेज की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, इसके स्मॉल वाला जो पूरा हेलो होगा वो कैपिटल वाले हेलो कैरेक्टर से छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, कैपिटल वाला छोटा होगा। उसके बाद स्ट्रिंग जो है उसके अंदर भी हम लोग एरे स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह कैरेक्टर स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं अपने कंपोनेंट। जैसे ये प्रोग्राम था, इसमें हम लोग ये इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने यूज़ करनी होगी कैरेक्टर स्ट्रिंग, और इसमें डिफरेंस क्या होगा बेसिकली, कैरेक्टर के अंदर अगर आप लोग और इसके अंदर आप लोग कोई से भी 5 नेम्स ऐड कर सकते हैं, जो है
इसका इंडेक्स 0 पे जो है वो जॉन स्टोर है पूरा नाम, इंडेक्स 1 पे पीटर स्टोर है, इंडेक्स 2 पे जो है वो डेविड स्टोर है। ठीक है, यानी कि करेक्टर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एरे में क्या फ़र्क होता है कि करेक्टर एरे में आप लोग के करेक्टर वाइज जो है वो रीड कर रहा होता है। ठीक है, आपके इंडेक्स 0 पे सिर्फ एक करेक्टर स्टोर है। जी, स्ट्रिंग एरे में क्या डिफरेंस है, आपका पूरा एक स्ट्रिंग जो है वो फर्स्ट इंडेक्स एज स्टोर होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है, दोनों बातों पर डिफरेंस है। उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो भी आप लोग जो है वन डायमेंशनल एरे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये सेम एग्जांपल है कि आपने 3 नेम्स लिए स्ट्रिंग में और उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। इसको हम लोग फॉर लूप के थ्रू जो है वो ये हमारे पास तीनों नाम यहाँ पे प्रिंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे हो गया है कंप्लीट। किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद पॉइंटर्स आते हैं। पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं कि वो पॉइंटर। ठीक है, हम लोग पॉइंटर जो है वो वेरिएबल्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन सपोज एक वेरिएबल है नेम। ठीक है, सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है जॉन। ठीक है, ये जिस इंडेक्स पे स्टोर होगा उस इंडेक्स पे जो है उस इंडेक्स का जो है वो हमारे पास एड्रेस किया है, उस एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम लोग वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ वेरिएबल var। ठीक है, वेरिएबल के नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर है तो हम लोग उसको जो है वो अगर उससे पहले एक एंड लगा दें। ठीक है, एंड का साइन लगा दें, उसके बाद वेरिएबल के नाम लिख दें, तो इससे क्या होगा, हमें जो है वो वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ये उसका एड्रेस बताने के लिए होगा। फॉर एग्जांपल ये सिंपल क्या करेगा कि यूजर की वैल्यू बता देगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले हम लोग एंड लगा तो करेगा, इसका एड्रेस बता देगा। एड्रेस किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, इसका एड्रेस क्या है, ये 00BEFB18 ये इसका एड्रेस है। ठीक है, यानी कि है वो किस एड्रेस पे स्टोर है वो इसमें बता दिया पॉइंट में। ये एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, इसमें दो वेरिएबल में सिंपल हमने एक ही वैल्यू देख लिया। इसमें क्या होगा कि दो वेरिएबल्स में इसके अंदर 3 और 24 स्टोर है, और से आउट क्या कराना है हमने दोनों के एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 क्या होगा, हमने एंड लगा के वेरिएबल यूज़ कर लिया से आउट में, तो ये इसका वेरिएबल 1 का एड्रेस आ गया, और वेरिएबल 2 का एड्रेस क्या होगा ये लिखा लेगा। उसके बाद पॉइंटर्स जो है वो अलग से वेरिएबल के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग ने इंट के बाद जो है पॉइंटर के वेरिएबल से पहले एक स्टैटिक का साइन लगाना है। ठीक है, ये शो करेगा कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, और इसको डिक्लेयर कर दिया। या फिर दूसरा तरीका है कि हमने इंट के साइन के साथ यानी कि डाटा टाइप के साइन के साथ जो है वो स्टैटिक का साइन लगा दिया। वेरिएबल के साथ भी लगा सकते हैं, डाटा टाइप के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप डाटा टाइप के साथ लगा दें। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम लिखा, पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखा, और एक सिंपल वेरिएबल है। ठीक है, सिंपल वेरिएबल के साथ हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। सिंपल वेरिएबल हम लोगों ने डाल दी वैल्यू 5। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि पॉइंट वेरिएबल जो है ये
हमारे पास पॉइंटर है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या वैल्यू स्टोर करनी है, इसका वेरिएबल जो है इसका एड्रेस। तो रन करके देखते हैं इसको, इसे यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल के नाम से जो वेरिएबल स्टोर है उसके अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर होगी, ठीक है। यानी कि एक अलग से वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ इसका जो है वो एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। एक वेरिएबल है, हमने इनिशियलाइज डिक्लेयर करवाया, उसने वैल्यू क्या पुट कर दी, सिर्फ इसका एड्रेस, ठीक है। तो वेरिएबल्स के साथ ही हम लोग पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर किसी को पूरे लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें। नो मैम, रिकॉर्डिंग एंड कर दे मैम। ठीक है, ये मैं टास्क सेंड कर दूँ, फिर एग्जिट कर देती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने ये 2 टास्क हैं, ठीक है, आप लोगों ने सैटरडे से पहले पहले तक जो है वो कंप्लीट करके सबमिट करना है। फर्स्ट टास्क क्या है, ये लूप्स क्या है, सेकंड वाला एरिया। फर्स्ट वाले टास्क में क्या करना है कि ये आउटपुट आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। लूप्स के थ्रू आपने लूप्स यूज़ करनी है इसको डिस्प्ले करने के लिए। अब इसके लिए आप लोगों के पास एक हिंट है कि आप लोगों ने इसमें कैरेक्टर्स को यूज़ करना है, ठीक है। आज की वैल्यूज यूज़ होंगी आपके एरिया के अंदर, कि आपने देखिए कि एक ही आज की वैल्यू क्या है और उस आज की वैल्यू को आपने अपने लूप में यूज़ करना है और उस लूप के थ्रू आपने करना है। देखते हैं इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट लूप में देखा था कि किस तरह से हम लोग अपनी स्टैटिक प्रिंट करवाए थे, ठीक है। स्टैटिक की जगह आपने यहाँ पे कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने A B C D E F, ठीक है। तो ये अपने लॉजिक सोचनी होगी कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे चेंजिंग करें और कहाँ पे आप लोग कैरेक्टर्स पुट करें, कैरेक्टर्स की वैल्यू पुट करें आपकी, तो यहाँ पे आपकी जो है वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कोई सी भी 3 स्ट्रिंग्स जो है वो रीड करनी है, यानी कि यूज़र से लेनी है, ठीक है। और उन स्ट्रिंग्स में से बताना है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है। इसके लिए आप लोग जो है वो हिंट ये है कि आप लोग स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला जो है वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर करके बाद में बता दिया, उसकी वैल्यू किसी ने स्टोर कर दी और इस वैल्यू के थ्रू आपने बता दिया कि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो उसका मतलब होगा कि स्ट्रिंग जो है वो छोटी है, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग छोटी है, स्ट्रिंग 1 जो है वाली वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको किसी वैल्यू में स्टोर कर दो, कंपैरिजन की वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो, उस वैल्यू से आप लोग वो जो है कोई लॉजिक सोचो कि कौन सी वैल्यू होगी, तो वो छोटी स्ट्रिंग छोटी होगी और आपने किस तरह से इसको प्रिंट करवाना। तो बस ये दो टास्क हैं जो हमने सैटरडे से पहले तक कंप्लीट करके सबमिट करना है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। नो मैम। चलिए ठीक है, हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। और अगर किसी को कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग टीम्स पे मेरे से कांटेक्ट कर लें। टास्क पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या समझ नहीं आ रहा है कुछ, आप लोग टीम्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सैटरडे को नेक्स्ट सेशन है हमारा, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।